हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादप कार्य की या प्लांट फिजियोलॉजी के एक नेक्स्ट चैप्टर में आप सब लोगों का स्वागत है, जिसका नाम है पादप वृद्धि एवं विकास। ठीक है बच्चों, हम लोग 3 चैप्टर्स प्लांट फिजियोलॉजी के कर चुके हैं। जो नया चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का वो है पादप वृद्धि एवं विकास। अब इस चैप्टर में बच्चों हम सबसे पहले तो पादप वृद्धि हार्मोन्स की बात करेंगे, है ना, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? PGR। अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अंग्रेजी में कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। PGR को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चों? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या हिंदी में हम इनको कह सकते हैं पादप वृद्धि नियामक। इसका मतलब बच्चों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पादप हार्मोन्स में हम 2 कैटेगरी के हार्मोन्स पढ़ेंगे। पहले वो कैटेगरी के हार्मोन्स होंगे जो पादपों में वृद्धि को प्रेरित करेंगे। वृद्धि को प्रेरित करेंगे यानी उन्हें हम कहेंगे वृद्धि प्रेरक या ग्रोथ एक्टिवेटर्स। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे बच्चों जो पादपों में वृद्धि को संदमित करेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? वृद्धि संदमक या ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो सबसे पहली चीज, जब हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बात करेंगे तो हम पादप वृद्धि या पादप हार्मोन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बच्चों। एक वो जो वृद्धि को प्रेरित करेंगे, जिसे हम कहेंगे वृद्धि प्रेरक या ग्रोथ एक्टिवेटर्स, और एक जो वृद्धि को क्या करेंगे? संदमित, यानी वृद्धि संदमक या ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो हम पादप वृद्धि नियामक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों? 2 कैटेगरीज में। एक वृद्धि प्रेरक यानी ग्रोथ एक्टिवेटर्स और एक वृद्धि संदमक या ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब सबसे पहले एक एक करके उदाहरण की बात करें। पहले तो वृद्धि प्रेरक में बच्चों 3 हार्मोन्स हम पढ़ेंगे, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। ठीक है, तो 3 प्रकार के हार्मोन्स। कौन कौन से बच्चों? इनको मैंने हरे में लिखा है। हरे में इसलिए लिखा है ताकि आपको मालूम चल सके ये वृद्धि को प्रेरित कर रहे हैं, वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन्स पादपों में वृद्धि को प्रेरित करेंगे। और वृद्धि संदमक हार्मोन्स में हम एब्सिसिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम ABA, और इथिलीन C2H4। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर कितने हार्मोन्स हैं? हम 5 प्रकार के पादप हार्मोन्स पढ़ेंगे। 3 हार्मोन्स यानी ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन, ये तीनों पादप हार्मोन्स तो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स हैं। और एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन, ये दोनों वृद्धि को क्या करेंगे? संदमित करेंगे, वृद्धि को रोकेंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वृद्धि संदमक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, काफी बार और नीट में काफी बार एक क्वेश्चन आ रखा है कि एक ऐसा पादप हार्मोन बताइए जो वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक दोनों के रूप में काम कर सके। तो वैसे तो हमने इस चार्ट में तो एक भी ऐसा हार्मोन नहीं लिखा है जो वृद्धि प्रेरक या संदमक दोनों के रूप में काम कर सके। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसा हार्मोन बताइए जो वृद्धि संदमक और वृद्धि प्रेरक दोनों के रूप में काम कर सके, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? इथाइलिन। ये जो इथिलीन हार्मोन है ये वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक दोनों के रूप में काम करेगा। हां, इसका प्रमुख कार्य तो वृद्धि संदमक के रूप में है, लेकिन फिर भी यदि प्रश्न आ जाए कि वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक दोनों के रूप में कौन काम करेगा, तो वो कौन सा है? इथिलीन। तो यहां पर हम एक नोट लिख देते हैं। नोट क्या है भाई? इथिलीन हार्मोन जो है
वृद्धि प्रेरक व वृद्धि संदमक दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो एक ऐसा हार्मोन जो वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक दोनों के रूप में काम करे, वो कौन सा है? इथिलीन। लेकिन हमने इस चार्ट में इसको किस में रखा है? वृद्धि संदमक। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से ये कैसे काम करेगा? संदमक के रूप में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले शुरुआत में ही पादप हार्मोन्स को दो वर्गों में विभेदित कर दिया है, वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के पहले भाग में हम इन हार्मोन्स की बात करेंगे। हम ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथिलीन, इन सब हार्मोन्स की बात करेंगे। ठीक है, पादपों में ये हार्मोन्स कहां पर संश्लेषित होते हैं हम देखेंगे। इनका इतिहास देखेंगे कि इनकी खोज करने का श्रेय किसे जाता है, कैसे इनकी खोज हुई। फिर हम बात करेंगे इनके पादपों में विशिष्ट लक्षण क्या हैं, और फिर पादपों में ये कार्य क्या करते हैं, है ना। तो हर पादप हार्मोन के बारे में हम 3 विस्तार में लक्षण देखेंगे। एक तो लक्षण होगा उसकी खोज से संबंधित, किस प्रकार पादप हार्मोन की खोज की गई, किन वैज्ञानिकों ने पादप हार्मोन की खोज की, पहला। दूसरा, पादपों में ये कहां पर बनते हैं, किससे बनते हैं, क्या कहां कहां पर इनकी सांद्रता ज्यादा पाई जाती है, पादपों में इनके विशिष्ट लक्षण देखेंगे। और तीसरा, इनका कार्य की बात करेंगे कि पादपों में इन हार्मोन्स का क्या कार्य है। तो हर पादप हार्मोन से संबंधित 3 चीजें पढ़ेंगे बच्चों, इतिहास यानी हिस्ट्री, उनके विशेष लक्षण, और तीसरा, पादपों में उनका कार्य या उनका कार्य की प्रभाव। अब एक चीज याद रखिएगा बच्चों, 3 वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स हैं। सबसे पहले ऑक्सिन है, जिबरलिन्स है, साइटोकाइनिन है। तीनों वृद्धि हार्मोन है, मतलब तीनों जो है वो पादपों में वृद्धि करेंगे। एक बेसिक चीज याद रखिएगा बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन का प्रमुख काम होता है कोशिका दीर्घीकरण। हां, कोशिका की लंबाई बढ़ानी हो, कोशिका की साइज बढ़ानी हो, तो कोशिका में दीर्घीकरण प्रमुख काम किसका होता है? ऑक्सिन का। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑक्सिन जहां भी संश्लेषित होगा वहां पर जो कोशिका है, कोशिका का आकार, कोशिका की साइज बढ़ेगी, यानी कोशिका में दीर्घीकरण किसका काम होता है? ऑक्सिन का। जिबरलिन्स हैं, जिबरलिन्स भी दीर्घीकरण करेंगे, लेकिन जिबरलिन्स जो हैं वो प्रमुख रूप से तने का या स्टेम का एलोंगेशन करेंगे, है ना। तो पादप में जो कोशिका है, कोशिका का दीर्घीकरण करना है, कोशिका की साइज या लंबाई बढ़ानी है, तो कौन करेगा? ऑक्सिन। तने की लंबाई बढ़ानी है, स्टेम एलोंगेशन करना है, तो कौन करेगा? जिबरलिन्स। और तीसरा नाम ही क्या है बच्चों? साइटोकाइनिन। साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब विभाजन। तो जो कोशिका विभाजन करेगा, कोशिका विभाजन में कोशिका की संख्या बढ़ाने में जो हार्मोन काम करेगा, वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। ठीक है, विस्तार में तो इनके लक्षण अभी हम देखेंगे, बट मोटे तौर पे आपको शुरुआत में पता होना चाहिए कि कोशिका का दीर्घीकरण, सेल एलोंगेशन किसका काम है? ऑक्सिन्स का। तना दीर्घीकरण, पादपों की लंबाई बढ़ाना, तने की लंबाई बढ़ेगी तो पादपों की लंबाई बढ़ेगी ना, कौन करेगा? जिबरलिन्स। और कोशिका में विभाजन से नए पत्तियां बनाना, नई शाखाएं बनाना, इनका निर्माण कौन करेगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो हम सबसे पहले किस हार्मोन की बात करेंगे बच्चों? ऑक्सिन की। ठीक है, अब ऑक्सिन जो शब्द है ना बच्चों, ये ग्रीक से आया है, ये ग्रीक शब्द है, और ग्रीक में ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, है ना। तो ऑक्सिन नाम जो है, वो ऑक्सिन नाम क्यों पड़ा इस हार्मोन का? क्योंकि ऑक्सिन ग्रीक शब्द है, और ग्रीक में ऑक्सिन का तात्पर्य क्या होता है? वृद्धि करना या टू ग्रो। तो हर पादप हार्मोन में मैंने आपको बताया 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री की, फिर हम लक्षणों की बात करेंगे, और फिर हम इन हार्मोन का कार्य देखेंगे।
तो सबसे पहले बच्चों ऑक्सिन के इतिहास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इतिहास में सबसे पहले, अब क्योंकि एनसीईआरटी बेस आपको ध्यान में रखना है तो हम उन्हीं वैज्ञानिकों की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो इतिहास या हिस्ट्री की बात की जाए ऑक्सिन की, तो सबसे पहले बच्चों पिता और पुत्र थे डार्विन और डार्विन। ठीक है, इन वैज्ञानिकों ने कौन सा पादप, एक कैनरी ग्रास है, कैनरी ग्रास एक प्लांट है बच्चों, उस कैनरी ग्रास में प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म का अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले कौन से भाई, डार्विन और डार्विन, पिता और पुत्र थे, कैनरी ग्रास में फोटोट्रॉपिज्म का अध्ययन कर रहे थे, है ना। फोटोट्रॉपिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशानुवर्तन, मतलब प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में जब पादप घूम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, है ना भाई। मान लेते हैं ये कैनरी घास है, ठीक है, अब यदि इस पे प्रकाश पड़े, इस पादप पे जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो ये पादप उस प्रकाश की दिशा में क्या होता है, घूम जाता है ना भाई। तो ये जो पादप का अंग है या पादप का जो प्ररोशीर्ष है, वो प्रकाश की दिशा में जब घूम जाता है या बेंड हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म। हां सर, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम बताएंगे। लेकिन डार्विन एंड डार्विन जो थे, पिता और पुत्र, उन्होंने सबसे पहले किसका अध्ययन किया, प्रकाश अनुवर्तन का। किसमें किया, कैनरी ग्रास में। उन्होंने देखा जैसे ही प्रकाश कैनरी ग्रास के प्ररोशीर्ष पर पड़ती है, वो प्रकाश की दिशा में झुक जाता है। अब इसका कारण, ये प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म का कारण है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है, ये किसने बताया, तो ये बताया था बच्चों एक वैज्ञानिक, वेंट ने। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सिन हार्मोन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, वेंट को। तो वेंट ने कौन से बच्चों, अवीना पादप में, अवीना यानी जौ का पादप होता है बच्चों, तो अवीना पादप के कोइलोप्टाइल में फोटोट्रॉपिज्म के द्वारा ऑक्सिन की खोज की। ठीक है, तो डार्विन एंड डार्विन ने तो फोटोट्रॉपिज्म का अध्ययन किया, लेकिन उस फोटोट्रॉपिज्म का कारण ऑक्सिन हार्मोन होता है, वो किसने बताया, वो वेंट नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो ऑक्सिन की खोज का श्रेय, सीधा प्रश्न है कि ऑक्सिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो वो वेंट वैज्ञानिक को जाता है। किस पादप पर उन्होंने प्रयोग किए थे, अवीना यानी जौ पादप पर प्रयोग किए, उसके कोइलोप्टाइल। कोइलोप्टाइल पता है ना बच्चों आपको क्या होता है, बिल्कुल। अगर ये अवीना पादप है बच्चों, तो इसकी जो पत्तियां हैं शीश पर, उस पर एक आच्छंदन लगा होता है, हां, एक टोप या आच्छंदन लगा होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, कोइलोप्टाइल। ठीक है, तो ये क्या है, तरुण पत्तियों का आच्छंदन, है ना भाई। तो तरुण पत्तियों का या यंग लीव्स का जो एक आवरण होता है, तरुण पत्तियों के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोइलोप्टाइल। तो इस कोइलोप्टाइल में प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म का अध्ययन किया और किसकी खोज की, ऑक्सिन की। क्या किया, कैसे हुआ, अब ध्यान देंगे भाई। ठीक है, तो ऑक्सिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाएगा बच्चों, वेंट को। कैसे जाएगा, ध्यान देंगे।
ये हमारे पास एक अवीना पादप बना दिया मैंने, और उस पर ये क्या है, कोइलोप्टाइल टिप है ना बच्चों? ठीक है। हां, अब जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, जैसे ही आप प्रकाश इस पर डालते हो, तो ये क्या करता है, उस प्रकाश की दिशा में मूव कर जाएगा या घूम जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने देखा, किस पादप, वेंट वार्नर वैज्ञानिक ने देखा कि जैसे ही प्रकाश कोइलोप्टाइल शीर्ष पर पड़ता है, वो प्रकाश की दिशा में घूम जाता है, जिसे अपन ने क्या कह दिया, फोटोट्रोपिज्म। अब हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सिन क्यों रिस्पॉन्सिबल था, या ऑक्सिन ही क्यों काम करता है। तो देखो बच्चों क्या होगा, हमें पता है ये ऑक्सिन का जो संश्लेषण है वो प्ररोशीर्ष पर होता है ना? ऑक्सिन का संश्लेषण कहां पर होगा बच्चों? प्ररोशीर्ष पर। यहां पर देखो, ये अपने पास क्या है बच्चों, प्ररोशीर्ष, या जिसे हम कहते हैं शूट एपेक्स। ये सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाला क्षेत्र है। पादपों में जो भी शीर्ष होते हैं, प्ररोशीर्ष हो, मूल शीर्ष हो, मतलब शूट एपेक्स हो, रूट एपेक्स हो, जो भी सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर ऑक्सिन का संश्लेषण होता है। तो यहां पर पादपों में प्ररोशीर्ष पर क्या होगा, ऑक्सिन का संश्लेषण होगा। संश्लेषण होगा, इनके अंदर क्या होंगी, कोशिकाएं। ये रही प्ररोशीर्ष में आपको क्या मिलेंगी बच्चों, कोशिकाएं। ये मैंने यहां पर कोशिकाएं बना दी। ठीक है, और इन सब में अपन ले लेते हैं ऑक्सिन। मैंने यहां पर हरा क्या बना दिया, ऑक्सिन। तो प्ररोशीर्ष पर आपके पास किसका संश्लेषण होगा बच्चों, ऑक्सिन का। ठीक है, अब जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, जैसे ही इस प्ररोशीर्ष पर आप प्रकाश की किरणें, जैसे ही उस पर लाइट या प्रकाश पड़ेगी, तो ऑक्सिन क्या करता है बच्चों, प्रकाश से दूर निकलता है। हां, जैसे ही आप प्ररोशीर्ष पर प्रकाश डालेंगे, तो ऑक्सिन जो है वो प्रकाश की दिशा से हटकर कौन से क्षेत्रों में, डार्क वाले क्षेत्र, जहां पर प्रकाश नहीं है, कौन से क्षेत्र में, डार्क या अप्रकाशीय क्षेत्र की तरफ गमन करता है। तो सारा का सारा ऑक्सिन जो है वो इकट्ठा होकर कहां आ जाएगा बच्चों, अप्रकाशीय क्षेत्र में। क्या हुआ, प्ररोशीर्ष पर ऑक्सिन का निर्माण हुआ। जैसे ही प्रकाश पड़ा, जैसे ही प्रकाश आपके प्ररोशीर्ष पर पड़ेगा, सारा का सारा ऑक्सिन जो है वो प्रकाश से अप्रकाशीय दिशा में एकत्रित होगा, है ना? तो जैसे ही सारा का सारा ऑक्सिन आपका अप्रकाशीय यानी डार्क वाले हिस्से में एकत्रित हो गया, यहां पर वो काम क्या करेगा, यहां पर वो काम क्या करेगा, कोशिका का दीर्घीकरण करेगा। ऑक्सिन का प्रमुख कार्य ही क्या है, कोशिका का दीर्घीकरण करना, सेल को एलोंगेट, सेल साइज बढ़ाना। तो अब देखो, जब सारा का सारा ऑक्सिन अप्रकाशीय क्षेत्र में इकट्ठा हो गया, यहीं पर यहां पर कोशिकाओं की लंबाई बढ़ेगी, और यहां पर जब कोशिकाओं की लंबाई बढ़ेगी, तो ये इस तरफ, एक तरफ तो कोशिका की लंबाई बढ़ेगी, तो दूसरी दिशा में वो क्या होगा, कोइलोप्टाइल या प्ररोशीर्ष प्रकाश की दिशा में बेंड हो जाएगा। तो ये जो बेंडिंग है, प्रकाश की दिशा में जो उसका घुमाव है, वो किस कारण है, वो इस कारण है क्योंकि एक क्षेत्र में, अप्रकाशीय डार्क क्षेत्र में कोशिका दीर्घीकरण हो रहा है। तो एक दिशा में जब कोशिका दीर्घीकरण हो रहा है, तो दूसरी दिशा जो है वो प्रकाश की दिशा में घूम जाती है। तो इसलिए इसमें कौन सा हार्मोन काम करता है, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन कहां पर वृद्धि ज्यादा करवा रहा है,
ऑक्सिन कहां पर ज्यादा एकत्रित हो रहा है, डार्क क्षेत्र में या अप्रकाशीय क्षेत्र में? और डार्क या अप्रकाशीय क्षेत्र में ज्यादा ऑक्सिन एकत्रित हो रहा है, यहां पर ज्यादा कोशिका की वृद्धि हो रही है, और इस कारण प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म देखा जाता है। और यही सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? वेंट ने। इसलिए ऑक्सिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? वेंट को जाता है ना बच्चों? तो यहां पर हम लिख लेते हैं पॉइंट, ये ध्यान रहेगा। तो ऑक्सिन डार्क या अप्रकाशीय भाग में एकत्रित होकर उस क्षेत्र में कोशिका दीर्घीकरण को प्रेरित करता है ना? और यही किसका कारण है? फोटोट्रोपिज्म का कारण है। यही किसका कारण है बच्चों? फोटोट्रोपिज्म का कारण है। तो जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश जिस दिशा में, जिस भाग में पड़ रहा है, ऑक्सिन वहां से निकलकर अप्रकाशीय भाग में चले जाते हैं। वहां पर ज्यादा कोशिका दीर्घीकरण करेंगे, और उस हिस्से में कोशिका दीर्घीकरण अधिक होगा, तो आपके पास क्या देखा जाएगा? कोशिका या जो हिस्सा है प्ररोशीश, वो बेंड हो जाएगा प्रकाश की दिशा में, जिसे हम फोटोट्रोपिज्म कहेंगे, है ना बच्चों? तो इसमें क्या करते हैं? इसमें आप बहुत तरह के सवाल भी बना सकते हैं बच्चों, ठीक है? अगर इसमें हमको वेंट ने एक तकनीक भी बताई थी। क्या तकनीक बताई बच्चों? उन्होंने ये तकनीक बताई ऑक्सिन को पृथक करने की। ऑक्सिन को पृथक करने की उन्होंने तकनीक बताई कि अगर आप कोइलोप्टाइल, ये आपके पास कोइलोप्टाइल टिप है, ठीक है, इसको बीच में अगर आप अगार अगार या जेलेटिन इसके बीच में डाल देते हैं, तो शीर्ष में जो ऑक्सिन संश्लेषित होगा वो विसरित होकर अगार अगार या जेलेटिन में आ जाता है ना? अगर आप इस कोइलोप्टाइल टिप के नीचे अगार अगार या जेलेटिन रखोगे तो ऑक्सिन जो है वो विसरण के द्वारा, ऑक्सिन विसरण के द्वारा कोइलोप्टाइल से इस अगार अगार या जेलेटिन ब्लॉक में आ जाएगा, और फिर इस ब्लॉक के द्वारा भी फोटोट्रोपिज्म देखा जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि माइका की प्लेट रख दी है, एक बार क्वेश्चन आ भी रखा है बच्चों एम्स में, क्वेश्चन पूछा गया था कि कोइलोप्टाइल टिप के बीच में अगर माइका की प्लेट रख दो, तो माइका की प्लेट के कारण ऑक्सिन का विसरण नहीं हो सकता। ऑक्सिन जो है वो डार्क क्षेत्र में और नीचे की ओर नहीं आ सकता, तो फोटोट्रोपिज्म नहीं होगा। फोटोट्रोपिज्म तभी होगा जब ऑक्सिन विसरण दर्शा सके, ऑक्सिन गति कर सके, और वो केवल किसमें संभव है? अगार अगार या जेलेटिन के ब्लॉक में संभव है। माइका के ब्लॉक में ऑक्सिन की गति या विसरण संभव नहीं होता। तो अगार अगार या जेलेटिन में तो क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सिन का विसरण संभव है। लेकिन यदि माइका की पट्टी या माइका की प्लेट रख दी जाए तो ऑक्सिन का विसरण नहीं होता। ठीक है, तो ऑक्सिन का विसरण
ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन यदि आ जाए आपके पास कि अगर आपने अगार अगार या जेलेटिन का ब्लॉक यूज किया है कोइलोप्टाइल में, तो फोटोट्रॉपिज्म देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा? इसमें फोटोट्रॉपिज्म देखा जाएगा। फोटोट्रॉपिज्म क्यों देखा जाएगा? क्योंकि ऑक्सिन का विसरण इस ब्लॉक में संभव है। लेकिन अगर आपने माइका प्लेट यूज की है तो वहां पर ऑक्सिन का विसरण नहीं होगा और फोटोट्रॉपिज्म नहीं देखा जाता। ठीक है बच्चों, तो यह याद रखना है इतिहास के संबंध में। उसके बाद नेक्स्ट चीज और याद रखनी है बच्चों, दो और वैज्ञानिक थे, कोगल और हेगन स्मिथ। कोगल और हेगन स्मिथ ने मानव मूत्र से, पेलेग्रा से पीड़ित जो व्यक्ति थे उसके मूत्र से ऑक्सिन ए का भी पृथक्करण किया था। ठीक है, तो एक और इतिहास में बिंदु आपको याद रखना है भाई। क्या याद रखोगे आप? कोगल और हेगन स्मिथ ने, कोगल और हेगन स्मिथ ने मानव मूत्र से सर्वप्रथम ऑक्सिन ए को पृथक किया। ठीक है, तो तीन प्रमुख वैज्ञानिक हैं जो ऑक्सिन में आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या? सबसे डार्विन और डार्विन थे जिन्होंने कैनरी ग्रास में फोटोट्रॉपिज्म का अध्ययन किया। फिर ऑक्सिन हार्मोन की खोज का श्रेय वेंट को जाता है। उन्होंने यह बताया कि फोटोट्रॉपिज्म किस कारण होता है। ऑक्सिन जो है वो सारा अप्रकाशीय दिशा में आ जाता है विसरण करके, और वहां पर कोशिका दीर्घीकरण ज्यादा करता है जिससे फोटोट्रॉपिज्म होता है। खोज का श्रेय भी वेंट को जाता है। और कोगल और हेगन स्मिथ ने मानव मूत्र से ऑक्सिन ए को पृथक किया था। फिर एक और चीज याद रखनी है बच्चों, अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे पहला खोजा गया पादप हार्मोन, तो सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन भी कौन सा होता है? ऑक्सिन। तो सबसे पहला खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा होगा? ऑक्सिन। तो सबसे पहला डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन, खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। ये तो हमने किसकी बात कर ली भाई? ऑक्सिन के इतिहास की। अब हम बात करेंगे ऑक्सिन के विशेष लक्षणों की। तो पहली चीज, तो पहला बिंदु जो ऑक्सिन के विशेष लक्षण में है कि ऑक्सिन का संश्लेषण पादपों में कहां होगा। तो अभी अपन ने देखा पादपों में जो सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाले क्षेत्र हैं, जैसे प्ररोशीर्ष है शूट एपेक्स, मूल शीर्ष है रूट एपेक्स, वहां पर किसका संश्लेषण होता है? ऑक्सिन का, है ना। तो पादपों में ऑक्सिन का संश्लेषण कहां से होगा? तो पादपों में ऑक्सिन का संश्लेषण सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाले क्षेत्रों में होता है। है ना। तो पादपों में ऑक्सिन का संश्लेषण कहां कहां होगा? पादपों में ऑक्सिन का संश्लेषण सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाले क्षेत्रों में होता है, यानी प्ररोशीर्ष में, मूल शीर्ष में इत्यादि। तो मूल शीर्ष है, प्ररोशीर्ष है, वहां पर क्या संश्लेषण होगा? ऑक्सिन का, पहला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु, ऑक्सिन का संश्लेषण या ऑक्सिन के जैव संश्लेषण के लिए ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है और जिंक आयंस की। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल और जिंक आयंस किस लिए चाहिए? ऑक्सिन के जैव संश्लेषण के लिए। तो नेक्स्ट बिंदु बच्चों, ऑक्सिन के जैव संश्लेषण हेतु किसकी आवश्यकता होगी भाई? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की
और जिंक आयंस की। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों नीट का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और नीट में ऑक्सीजन पे प्रश्न आता ही आता है बच्चों। पादप वृद्धि और विकास इस चैप्टर से अगर एक या दो प्रश्न आते हैं तो उसमें से एक प्रश्न हमेशा ऑक्सीजन से पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण जो होगा, ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण के लिए कौन से अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी? ट्रिप्टोफैन। और कौन सा खनिज चाहिएगा? जिंक। ठीक है, फिर ऑक्सीजन को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीजन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राकृतिक ऑक्सीजन यानी नेचुरल ऑक्सीजन, और एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम ऑक्सीजन, है ना। एक जो पादपों में संश्लेषित होता है, पादपों में सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाले क्षेत्रों में संश्लेषित होता है, वो प्राकृतिक, और लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं वो सिंथेटिक, है ना। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन के नाम उदाहरण याद रखने हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण प्राकृतिक ऑक्सीजन का इंडोल एसिटिक एसिड। सबसे कॉमन प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है बच्चों? इंडोल एसिटिक एसिड है। फिर और फिनाइल एसिटिक एसिड, फिर इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये सब किसके उदाहरण हैं? प्राकृतिक ऑक्सीजन्स के। तो तीन उदाहरण याद रखने हैं प्राकृतिक ऑक्सीजन्स: इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड और इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। फिर जो कृत्रिम ऑक्सीजन्स हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं, उनके भी नाम याद रखने हैं। NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। फिर एक 2,4-D, 2,4-D यानी डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और एक 2,4,5-T, T का मतलब ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। है ना भाई। तो दो उदाहरण, ये बहुत कॉमन, प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण, कृत्रिम ऑक्सीजन का उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है। तो इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सीजन के उदाहरण हैं। नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D और 2,4,5-T ये कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण इंडोल ब्यूटायरिक एसिड भी होता है, और वो हम प्राकृतिक और कृत्रिम ऑक्सीजन दोनों में रख सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा भाई? IBA। IBA को हम कहते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो है वो प्राकृतिक एवं कृत्रिम ऑक्सीजन का उदाहरण। ठीक है, तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के ऑक्सीजन का उदाहरण पूछ लिया जाए तो क्या आंसर होगा? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो क्या क्या विशेष लक्षण आपको ऑक्सीजन के याद रखने हैं? वापस, ऑक्सीजन का संश्लेषण पादपों में कहां कहां पे हो रहा है? जो भी सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शा रहे हैं। सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाले भाग कौन से हैं? प्ररोशीर्ष है, मूल शीर्ष है, वहां पर ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाले भागों में होगा। किससे जैव संश्लेषण होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण के लिए आपको ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड चाहिए और जिंक आयंस। तो ट्रिप्टोफैन और जिंक से आपके पास किसका संश्लेषण होगा? ऑक्सीजन का। फिर प्राकृतिक ऑक्सीजन के उदाहरण याद रखने हैं और कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण ध्यान रखने हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण अब कार्य की प्रभाव। ऑक्सीजन के क्या बात करेंगे हम? कार्य की प्रभाव या पादपों में उनके कार्य।
है ना भाई। तो सबसे पहला कार्य जिसे हम कहते हैं शीर्षस्थ प्रभाविता, या जिसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। सबसे प्रमुख कार्य जो ऑक्सिन का है वो क्या है? एपिकल डोमिनेंस या शीर्षस्थ प्रभाविता। ये क्या है बच्चों? ध्यान देंगे। अगर मैं एक पादप की बात करें बच्चों, ये रहा, हां, तो पादपों में यहां पर क्या होती है बच्चों? एक शीर्षस्थ कलिका होती है ना बच्चों। यहां पर क्या होती है? पादपों के शीर्ष पर एक शीर्षस्थ कलिका होती है। तो ऑक्सिन के प्रभाव में, हां, ऑक्सिन का संश्लेषण भी प्ररोह शीर्ष पर होता है। तो ऑक्सिन के प्रभाव में यह शीर्षस्थ कलिका ही वृद्धि करती रहती है, और ये पास में साइड में क्या होता है बच्चों? पार्श्व कलिका। पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को संदमित कर देती है। तो ऑक्सिन के प्रभाव में ऑक्सिन क्या करता है? कोशिका दीर्घीकरण। तो शीर्षस्थ कलिका की साइज तो बढ़ती रहती है, शीर्षस्थ कलिका का दीर्घीकरण तो होता रहता है, लेकिन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि नहीं हो पाती। तो जब शीर्षस्थ कलिका ऑक्सिन के प्रभाव में पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को संदमित कर दे, तो उसे कहते हैं शीर्षस्थ प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस, है ना। इसका मतलब ऑक्सिन को शीर्षस्थ कलिका यूज करती रहती है, इसके कारण शीर्षस्थ कलिका का दीर्घीकरण होता रहता है और पार्श्व कलिकाएं वृद्धि नहीं कर पाती। इसे कहते हैं शीर्षस्थ प्रभाविता। तो इसके लिए क्या करते हैं? आपने देखा होगा बच्चों, चाय के बागानों में या हमारे घरों के लॉन में जो हेज झाड़ लगी होती है, तो माली आता है ना, तो आपने देखा होगा माली जो है वो हेज के झाड़ के टिप्स, शीर्ष काटता है। और वो झाड़ के शीर्ष को क्यों काटता है? ताकि झाड़ घने हो सके। चाय के बागानों में आपने देखा होगा चाय के शीर्षस्थ टिप्स कलिकाओं को हटाया जाता है ताकि चाय के बागान और घने हो सके। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप शीर्षस्थ कलिका को हटा दोगे तो ऑक्सिन विसरण से नीचे आ जाएगा और पार्श्व कलिकाओं की भी वृद्धि होगी, और पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होगी तो झाड़ या चाय के बागान घने हो जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है एम्स का कि चाय के बागानों में और झाड़ों के निर्माण में कौन सा हार्मोन प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑक्सिन। तो सबसे पहले तो शीर्षस्थ प्रभाविता क्या हो गई? ऑक्सिन के प्रभाव में शीर्षस्थ कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को संदमित करती हैं, उसे तो शीर्षस्थ प्रभाविता कहते हैं। तो इससे बचने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? शीर्षस्थ कलिका को हटा देते हैं, डीकैपिटेट, इसको हटा देते हैं, इसको कलम कर देते हैं। तो शीर्षस्थ कलिका को हटा दोगे तो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि प्रेरित होने लग जाती है ना भाई। तो इसमें लिखे पॉइंट एक एक करके। सबसे पहले तो शीर्षस्थ प्रभाविता का मतलब क्या है? शीर्षस्थ कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को संदमित करती हैं। है ना। तो जब शीर्षस्थ कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को संदमित करेंगी तो उसे अपन क्या कहेंगे? शीर्षस्थ प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? अतः पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करने हेतु, है ना, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करने हेतु शीर्षस्थ कलिका को हटा दिया जाता है। अंग्रेजी में से कहते हैं बच्चों सर कलम कर दिया जाता है, जिसे डीकैपिटेट।
देखा होगा आपने फिल्मों में सर को धड़ से अलग कर देते हैं, तो सर को धड़ से अलग कर देना मतलब शीर्षस कलिका को हटा देना। और जैसे ही शीर्षस कलिका को हटा दोगे, ऑक्सिन नीचे की ओर विसरण कर सकता है और पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि प्रेरित हो जाएगी। और यह प्रयोग कहां पर यूज किया जाता है भाई? इसको हम चाय के बागानों में यानी टी प्लांटेशंस में और झाड़ के निर्माण में यानी हेज मेकिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रभाव तो ऑक्सिन का क्या था? शीर्षस प्रभाविता हमने देख लिया, ये तो पहला काम है। दूसरा, ऑक्सिन जो है ना बच्चों, ऑक्सिन क्या करता है? मूल उद्भवन को प्रेरित करता है। बिल्कुल, मतलब आपके पास एक तना या स्टेम कटिंग है, तने या स्टेम कटिंग पर ऑक्सिन का प्रभाव यह है कि वो मूल उत्पत्ति, रूट इनिशिएशन को प्रेरित करता है। तो वो मूल उत्पत्ति को प्रेरित करेगा, मूल उत्पत्ति यानी रूट इनिशिएशन को प्रेरित करेगा। ठीक है, तो दूसरा कार्य क्या होगा भाई ऑक्सिन का? दूसरा कार्य ऑक्सिन तने में मूल उत्पत्ति यानी रूट इनिशिएशन को प्रेरित करता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना बच्चों, ये मूल उत्पत्ति को तो प्रेरित करेगा, मूल उद्भवन को प्रेरित करेगा, लेकिन आगे चलकर मूल वृद्धि को संदमित करता है। हां, इसका कारण भी बताऊंगा, इथिलीन होता है, बट ये मूल की उत्पत्ति तो कर देगा, रूट्स को एक बार निकाल तो देगा, लेकिन आगे मूल वृद्धि को रोक के रखेगा। केवल किसको प्रेरित करेगा? मूल उत्पत्ति को प्रेरित करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सारे फंक्शंस ही याद रखने हैं बच्चों, याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या याद रखोगे? ऑक्सिन में, ऑक्सिन जो है वो टमाटर में अनिषेक फलन को प्रेरित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्य क्या है भाई? ऑक्सिन टमाटर में अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है। अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के जब फलों का निर्माण होता है ऑक्सिन, तो ऑक्सिन टमाटर में अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल और लीची में पुष्पन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्य क्या हो गया बच्चों? ऑक्सिन पाइनएप्पल एवं लीची में पुष्पन को प्रेरित करता है। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक और कार्य देखो बच्चों, पादपों में जो भी कच्चे फल होते हैं या तरुण पत्तियां होती हैं, है ना, पादपों में जो तरुण पत्तियां हैं, नई पत्तियां हैं, कच्चे फल हैं, वो तो पेड़ या वृक्ष पर लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, जैसे ही पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं, तो पुरानी हो जाने पर, जीर्णता उनमें आ जाने पर वो मुख्य पेड़ से विलगित होकर टूट कर गिर जाती है ना। तो टूट कर गिर जाती है कौन सी पत्तियां? पुरानी। लेकिन जो नई पत्तियां हैं या कच्चे फल हैं वो टूट कर नहीं गिरते। तो ऐसा क्यों? ऐसा ऑक्सिन के कारण। तो ऑक्सिन जो है वो कच्चे फलों को, नई पत्तियों के विलगन को तो रोकेगा, उनको तो गिरने से रोकेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सिन की सांद्रता ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे पत्तियां और फल बूढ़े होने लगेंगे, जैसे जैसे पत्तियां पुरानी होने लगेंगी, उनमें ऑक्सिन की सांद्रता कम होने लग जाएगी। और जैसे ही वो पुरानी हो जाती हैं, उनमें जीर्णता आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है पत्तियों में, तो उनमें ऑक्सिन की सांद्रता कम हो जाती है और वो पत्तियां गिरकर विलगित हो जाती हैं। तो पुरानी पत्तियों के तो विलगन को प्रेरित कर रहा है, लेकिन जो कच्चे फल हैं, नई पत्तियां हैं, उनके विलगन को रोकता है ना। तो ऑक्सिन क्या करेगा भाई? ऑक्सिन
नई पत्तियों, कच्चे फलों के समय पूर्व विलगन को रोकता है तथा पुरानी जीर्णता वाली पत्तियों के विलगन को प्रेरित करता है ना। तो क्या करेगा भाई, जो नई पत्तियां हैं, कच्चे फल हैं, उनके तो समय पूर्व विलगन को रोक देगा, लेकिन जो पुरानी जीर्णता पत्तियां हैं उनके विलगन को प्रेरित करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरानी पत्तियों में, जीर्णता दर्शाने वाली पत्तियों में ऑक्सीजन का स्तर या सांद्रता कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो वो पादप से विलगित हो जाते हैं। तो यहां पर कारण भी लिख देता हूं मैं, पुरानी जीर्णता पत्तियों में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। है ना बच्चों? तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट कार्य, ये सारे कार्य, नेक्स्ट कार्य जो कृत्रिम ऑक्सीजन है बच्चों, जो कृत्रिम ऑक्सीजन था, और उसमें से भी मुख्य 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो वो जो कृत्रिम ऑक्सीजन है वो खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। जहां कहीं भी खरपतवार है ना, अनवांटेड प्लांट्स, जहां कहीं भी द्विबीजपत्री खरपतवार आ जाते हैं तो उनको नष्ट कर देता है, खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। तो नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको, जो कृत्रिम ऑक्सीजन 2,4-D कैसा है? खरपतवार नाशी, जिसे हम कहते हैं वीडीसाइड। किसको नष्ट करता है? डाइकॉट वीड्स को। डाइकॉट वीड्स यानी द्विबीजपत्र खरपतवार को नष्ट करता है। ठीक है, मतलब ये एक बीज पत्रियों को हानि नहीं पहुंचाता। तो अगर एक बीज पत्री पादप की खेती हो रही है, एक बीज पत्री पादपों की खेती हो रही है, वहां पर द्विबीजपत्री खरपतवार आ गए, तो आप कृत्रिम ऑक्सीजन को स्प्रे कर सकते हो। 2,4-D को अगर आप स्प्रे करोगे तो वो सारे द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट कर देगा और एक बीजपत्री पादपों को प्रभावित नहीं करता, है ना। फिर आखिरी में एक और कार्य याद रखना है। आखिरी में याद रखना है, जो ऑक्सीजन है वो जाइलम विभेदन को प्रेरित करता है। जाइलम जो है वो जल और खनिजों का स्थानांतरण करता है, हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में। तो जल और खनिज का स्थानांतरण अगर जाइलम करेगा, यदि वो काम करेगा, तो जाइलम जो है उसमें 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जाइलम वाहिकाएं होती हैं, जाइलम वाहिनिकाएं होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम रेशे होते हैं। तो इन सब जाइलम कोशिकाओं का विभेदन भी कौन करेगा? ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट कार्य क्या है भाई? ऑक्सीजन जो है वो जाइलम उत्तकों का विभेदन प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये सब किसके कार्य है बच्चों? ऑक्सीजन के सारे कार्य। सीधे प्रश्न बनता है भाई, देखो इस चैप्टर में आपको यही याद रखना है किस हार्मोन का क्या कार्य है। तो मूल उद्भवन, शीर्षस प्रभाविता, जाइलम विभेदन, खरपतवार नाशी, पुरानी पत्तियों के विलगन को प्रेरित करना, टमाटर में अनिषेक फलन करना, पाइनएप्पल लीची में पुष्पन को प्रेरित करना, ये सब किसका काम होगा? ऑक्सीजन हार्मोन का काम है। ये सब किस हार्मोन का कार्य है बच्चों? ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है। अब इसमें एक चीज और आती है बच्चों,
इसमें आता है एक ऑक्सिन का जैव मापन। ऑक्सिन का बायो एसे या जिसे हम कहते हैं जैव मापन। ठीक है, अब ऑक्सिन का जैव मापन ये वेंट ने बताया ही था। वेंट ने हमको बताया कि ऑक्सिन को आप कोइलोप्टाइल टिप से पृथक कर सकते हो, है ना। तो ऑक्सिन का बायो एसे यानी कौन सा, अवीना कर्वेचर टेस्ट। अवीना पादप से ही खोज हुई थी, तो अवीना का जो प्ररोशीर्ष है कोइलोप्टाइल, उससे आप ऑक्सिन को पृथक कर सकते हो। तो वो टेस्ट परीक्षण कौन सा हुआ, अवीना कर्वेचर टेस्ट। तो यदि आपको ऑक्सिन का कार्य देखना है, ऑक्सिन फोटोट्रोपिज्म कैसे करता है, तो उसका अगर आपको जैव मापन करना है तो कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, अवीना कर्वेचर टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सिन में किसकी बात की भाई, ऑक्सिन में क्या तीन चीजें याद रखोगे। सबसे पहले तो ऑक्सिन का इतिहास आपको याद रखना है, हिस्ट्री अपन ने देख ली, कौन से वैज्ञानिक क्या काम कर रहे हैं। फिर हमने लक्षणों की बात की, और फिर अंत में अपन ने क्या देखा कि ऑक्सिन के विशेष विशेष कार्य क्या हैं। फिर ऑक्सिन के बाद नेक्स्ट पादप हार्मोन, ऑक्सिन के बाद नेक्स्ट पादप हार्मोन्स कौन सा आता है बच्चों, जिबरलिन। नेक्स्ट पादप हार्मोन हमारे पास कौन सा आता है, जिबरलिन आता है। अब वही जैसा हम हर पादप की बात करेंगे, हर पादप में या हर पादप हार्मोन में सबसे पहले इतिहास, फिर उसके लक्षण और फिर उसके कार्यविधि। तो जिबरलिन हार्मोन जो है ना, सबसे पहले उसके इतिहास की बात करें। तो क्या था बच्चों जापान में, हां जापान में जब किसान खेती कर रहे थे तो चावल के जो प्लांट्स हैं, चावल के पादप, वहां पर क्या हो रहा था, उन्होंने देखा कि जो चावल के पादप थे, ठीक है, वो चावल के पादपों में देखा गया कि वो चावल के पादप अचानक से बहुत लंबे होने लगे, अचानक से बहुत लंबे होने लगे और लंबे होने के बाद मृत होने लग गए। तो चावल के पादपों में उन्होंने देखा कि भाई चावल में एक असामान्य रूप से वृद्धि होने लगी, चावल के जो तने हैं वो बहुत लंबे होने लगे और उसके बाद वो मृत होने लग गए। आगे चलकर मालूम चला कि ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि इन चावल पर एक कवक का संक्रमण लग गया है। किसका संक्रमण लग गया है, जिबरेला फ्यूजिक्यूराए नामक कवक का। तो वो जिबरेला फ्यूजिक्यूराए जो कवक थी, वो जरूरत से ज्यादा जिबरलिन उत्पादित कर रही थी, उससे पादपों की लंबाई बढ़ रही थी जरूरत से ज्यादा और वो मर जा रहे थे। तो किसकी खोज, जिबरलिन हार्मोन की खोज इसी प्रकार हुई। किस कवक से हुई, जिबरेला फ्यूजिक्यूराए। वो जिबरेला फ्यूजिक्यूराए जो कवक थी, वो इन चावल के पादपों में संक्रमण उत्पन्न कर रही थी, तब उस जिबरलिन हार्मोन की खोज हुई। तो यहां पर अगर हम लिखें, सबसे पहले तो इतिहास की बात की जाए तो जिबरेला फ्यूजिक्यूराए नामक कवक यानी फंगाई चावल में यानी राइस में, उसे नाम दिया गया बकाने रोग या फुलिश राइस सीडलिंग रोग। ठीक है, तो एक कवक थी, कौन सी भाई, जिबरेला फ्यूजिक्यूराए नामक कवक थी। वो कवक किनको अफेक्ट या संक्रमित करने लग गई, चावल में बकाने रोग या चावल में बकाने रोग उत्पन्न करने लगी, जिसमें तने की लंबाई बढ़कर वो मर जाते थे। और इससे ही किसकी खोज हुई, इसी प्रयोग से या इसी से किस हार्मोन की खोज की गई बच्चों, जिबरलिन्स की खोज हुई।
ठीक है, तो जिबरलिन्स की खोज जिबरेला फ्यूजिकुराई नामक कवक से हुई, जिन्होंने चावल के पादपों को संक्रमित किया था। अब खोज तो हो गई जिबरलिन्स की, इतिहास में सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर आपको याद रखना है जिबरलिन्स के लक्षण। फिर हम किसकी बात करें? जिबरलिन्स के लक्षण। अब जिबरलिन्स के लक्षणों में सबसे पहले, वैसे तो देखो ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, जिबरलिन्स भी पादप हार्मोन है। तीनों पादप हार्मोन जो है वो वृद्धि में काम कर रहे हैं। तीनों हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स जो हैं वो वृद्धि को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से भी यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो सबसे प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन जिबरलिन्स है। अब क्यों सर सबसे प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन जिबरलिन्स क्यों है? क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था ऑक्सिन तो केवल कोशिका का दीर्घीकरण कर रहा है, जिबरलिन्स तने का दीर्घीकरण करता है। तने का दीर्घीकरण होगा तो पादपों की लंबाई बढ़ेगी। तो तने दीर्घीकरण में या पादपों की लंबाई बढ़ाने में मुख्य हार्मोन कौन सा है? जिबरलिन्स। इसलिए मुख्य पादप वृद्धि हार्मोन पे प्रश्न आ जाए तो आंसर क्या करोगे? जिबरलिन्स। तो सबसे प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन जिबरलिन है। प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन क्यों? क्योंकि ये तना दीर्घीकरण, ये क्या करता है? तने का दीर्घीकरण या स्टेम एलोंगेशन में काम करेगा। तो तने दीर्घीकरण में प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिबरलिन होगा, पहली चीज। फिर दूसरा, जिबरलिन हार्मोन्स जो है ना बच्चों, रासायनिक रूप से जिबरलिन हार्मोन्स जो हैं वो रासायनिक रूप से होते हैं बच्चों डायटरपिनॉइड एसिड्स। क्या होते हैं? डायटरपिनॉइड एसिड्स होते हैं। मतलब सभी अम्लीय होते हैं। सभी जिबरलिन्स कैसे हार्मोन हैं? सभी अम्लीय होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको जिबरलिनिक एसिड या अम्ल कहा जाता है। इस कारण इन्हें GA जिबरेलिक एसिड कहा जाता है। लगभग 100 प्रकार के जिबरलिन्स होते हैं बच्चों। हां, लगभग कितने? 100 प्रकार के। GA1, GA2 से लेकर GA100, कितने प्रकार के? 100 अलग अलग प्रकार के जिबरलिन हार्मोन्स देखे जाते हैं। तो उनको नाम कैसे दिया जाता है? GA1, GA2, इस तरह से। और इसमें सबसे कॉमन, पादपों में सबसे कॉमन जिबरलिन होता है GA3। पादपों में सबसे कॉमन जिबरलिन कौन सा होता है? GA3 होगा। तो क्या लक्षण याद रखोगे जिबरलिन्स में भाई? सबसे प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन, सबसे प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन है, तना दीर्घीकरण में काम करने वाले हैं जिबरलिन्स। सारे के सारे अम्लीय हैं। ये पादप हार्मोन्स अम्लीय हैं, डायटरपिनॉइड एसिड्स कहते हैं इसको। और इसलिए अम्लीय होने के कारण इन्हें जिबरलिनिक एसिड या जिबरलिनिक अम्ल भी कहा जाता है। कितने प्रकार के जिबरलिन्स होते हैं बच्चों? GA1 से लेकर GA100 तक 100 प्रकार के जिबरलिन अम्ल होते हैं। और इसमें सबसे कॉमन, पादपों में सबसे कॉमन प्रकार का जिबरलिन कौन सा देखा जाता है? GA3 देखा जाता है ना बच्चों। तो आज बेसिकली जिबरलिन्स के अपन ने 2 लक्षण देख लिए। एक तो जिबरलिन का इतिहास कि खोज का श्रेय कैसे हुआ, ये हमने देखा, और जिबरलिन के प्रमुख लक्षण देख लिए, है ना। अब ये कार्य क्या करेंगे, है ना बच्चों। जिबरलिन के जो कार्य हैं,
जिबरलिन के जो फंक्शंस है बच्चों वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हमने बेसिकली पादप हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन देखा है, उसमें हमने ऑक्सिन को विस्तार से देखा और जिबरलिन्स में हमने इतिहास और जिबरलिन के लक्षणों की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जिबरलिन के कार्य की बात करेंगे और अन्य पादप हार्मोन्स की भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।